हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपकी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है। बहुत ही जल्दी आपके एग्जामिन होने वाले हैं। अप्रैल 28 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको बच्चों यहाँ पर बताए जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर सारे क्वेश्चन हम देखिए, अराउंड 500 क्वेश्चन हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। और ये 500 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि इतना सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है इन क्वेश्चंस में कि अगर इनको आप देख के जाते हैं सारी वीडियोस को, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों आपको अपने एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। करेंटली मैं यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ना देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, आपको एग्जाम्पल बताना है कंट्रोल्ड सब्सटेंस का। तो बच्चों देखिए, आंसर पे पहले हम पहुंच जाते हैं अपने। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मॉर्फिन है एग्जाम्पल एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस का। बाकी जो आप देख रहे हैं, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन एंड डाइफेनहाइड्रामिन, ये रेगुलर ड्रग है जो कि बुखार के लिए, खांसी जुकाम के लिए, बॉडी पेन वगैरह के लिए दी जाती है। किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह होती है तब भी दी जाती है। बट मॉर्फिन की अगर हम बात करें, तो अगर सीवियर पेन जैसी कंडीशन है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जो रेगुलर पेन किलर्स होती हैं उनसे दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नार्कोटिक पेन मेडिकेशन है और शेड्यूल्ड सेकंड कैटेगरी के अंदर आती है। शेड्यूल, ये सारे शेड्यूल हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो बट अभी आप इतना ही जान लीजिए कि मॉर्फिन इसमें एग्जाम्पल है कंट्रोल्ड सब्सटेंस का। यहाँ पर भी आपको बता दें कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, मतलब पूरा गवर्नमेंट के थ्रू सारी ही प्रोसेस इनकी चलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अब्यूज या डिपेंडेंस होने के। मतलब डिपेंडेंस मतलब कि इसकी अगर आदत लग जाए, क्योंकि ये ओपियोइड कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, तो ये पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी भी पेशेंट के लिए। दैट इज वाई ये इसको रखा गया है कंट्रोल सब्सटेंस में। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एग्जांपल बताना है एक तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन का इनमें से। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए। देखिए कि एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस लेने के बाद नींद आना, स्लीपीनेस होना, एपेटाइट यानी भूख बढ़ जाना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने के बाद हेडेक होना, एनाल्जेसिक ड्रग लेने के बाद, या डिजीनेस यानी चक्कर आना, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस लेने के बाद। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, डिजीनेस आफ्टर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। तो पहले हम देख लेते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोई ऐसे ड्रग के रिएक्शंस होते हैं जो कि अनइंटेंडेड होते हैं, मतलब जिनके बारे में पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया होता है डॉक्टर्स ने कि इस पर्सन को इस केस में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अनइंटेंडेड होते हैं या हार्मफुल रिएक्शंस हो सकते हैं। अब ये हार्मफुल कितने होते हैं, सीवियर होते हैं या बहुत ही माइल्ड होता है, ये भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी भी मेडिकेशंस के अनइंटेंडेड या हार्मफुल रिएक्शन जिसमें साइड इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन भी इंक्लूडेड है। तो आप देख रहे हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना किसी भी ड्रग के, वो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ही एक टाइप है। जहां पर हमने देखा डिजीनेस यानी थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स के केस में देखा गया है कि जब वो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन लेते हैं तो उनको थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए सडन ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, मतलब उनका हाई ब्लड प्रेशर है, और जब ये मेडिकेशन ले रहे हैं कोई किसी भी तरह की एंटी हाइपरटेंसिव, तो ब्लड प्रेशर लोअर हो रहा है और इसकी वजह से पर्सन को थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। तो ये भी कंसिडर किया जाता है एज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस का। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी के अंदर आती है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओमेप्राजोल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बाकी अगर हम ड्रग्स की बात करें, सिमेटिडिन, ओमेप्राजोल और फेमोटिडिन, ये भी क्या करती हैं, देखिए ये भी एसिड सेक्रीशन को इनहिबिट करती है, बट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। अगर हम देखिए ओमेप्राजोल की बात करें तो एक तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि स्टमक में जो एक्सेसिव, देखिए क्या होता है, हमारे स्टमक में प्रोटॉन पंप्स होते हैं जिनकी वजह से एसिड सेक्रेट होता है स्टमक में। तो ओमेप्राजोल जैसे ड्रग्स क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड अगर सेक्रेट हो रहा है स्टमक में, तो प्रोटॉन पंप्स को ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा अमाउंट में एसिड स्टमक तक ना पहुंच पाए और जो अल्सर जैसी कंडीशन हो जाती है उसमें आराम मिल पाए पर्सन को। तो यहाँ पर देखिए यही आपको एक्सप्लेन किया है, ओमेप्राजोल एक तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। वही अगर हम बात करें सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन की, तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो जिनका फिर से यही काम होता है, स्टमक के एसिड को ये रिड्यूस करते हैं, बट ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ये प्रोटॉन पंप को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का अलग है, बट अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो दोनों का ही इफेक्ट इसमें सेम है, स्टमक के एसिड को रिड्यूस करना।
नेक्स्ट पूछना देखिए, इनमें से कौन सी मेडिकेशन एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन है। तो बच्चों डिफरेंट ऑप्शंस में से हम देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन ए वारफेरिन। बहुत सारे बच्चों को पता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम बार बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कवर कराने की कोशिश करते हैं। वारफेरिन क्या है देखिए, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करती है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें क्लॉटिंग होने लगती है, जिससे कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है उनमें। तो वारफेरिन जैसी ड्रग्स दी जाती हैं जिससे कि ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर दें। अगर हम बात करें किस तरह से ये एक्ट करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर ये विटामिन के का रिसेप्टर होता है। जब विटामिन के इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, जब वारफेरिन यहाँ पर नहीं है मान लीजिए, तो इसके बाइंड होने के बाद ये क्लॉटिंग को प्रमोट करता है विटामिन के। यहाँ पर ये लिखा है देखिए, विटामिन के जो कि एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उसके रिसेप्टर को वारफेरिन ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से विटामिन के बाइंड नहीं हो पा रहा है। अब अपने रिसेप्टर से आप देख रहे हैं और क्लॉट्स जो हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया वारफेरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स, यानी जो पेशेंट्स ओपियोइड थेरेपीज पे चल रहे होते हैं उनमें इनमें से किस तरह का साइड इफेक्ट बहुत ही आम देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होना देखा जाता है, या डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा लूज स्टूल पास होना। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन देखी जाती है इन पेशेंट्स में जो कि ओपियोइड थेरेपीज पे चल रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग साइड इफेक्ट दिखाए हैं, जिसमें पहला आप देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन होता है इनको, फिर दूसरा होता है हर्ट बर्न, यानी कुछ अनईजी सा फील होता रहता है उनको, अपने जो इसोफेगस होता है वहां पर बहुत जो खाने की नली होती है वहां पर कुछ उनको अजीब सा फीलिंग आने लगती है जब भी वो खाना खाते हैं, तो बहुत ज्यादा एसिड सेक्रेशन होने की वजह से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नोजिया यानी जी मचलना, वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी हो जाना, ब्लोटेड फील करना, यानी थोड़ा शरीर जो है वो फूला फूला उनको लगने लगता है। तो इन तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, बट सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। 85% में देखा जाता है इस तरह का कॉन्स्टिपेशन, यानी स्टूल पास नहीं होता है इन पेशेंट्स में। तो डॉक्टर्स कभी कभार जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं वो भी देते हैं इन तरह की ड्रग्स के साथ। साइड इफेक्ट जो है देखिए ये डोज रिलेटेड होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरह का उनको स्टूल सॉफ्टनर देना भी है या नहीं, अगर देना भी है तो कौन सी डोज में देना है, ड्रग्स को किस तरह से, ड्रग की डोज कितनी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से क्या फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, यानी अगर आप कहीं भी एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं तो इनमें से क्या नहीं करना होगा आपको। ऑप्शन में दिया है देखिए, कंपाउंडिंग मेडिकेशन, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, या मॉनिटरिंग ड्रग इंटरेक्शन। बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लिनिकल ट्रायल्स करना अलाउड नहीं होता है। देखिए अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं उसके बाद आपको किसी तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स करना ही होता है क्लिनिकल रिसर्च में, जिसके बाद आप इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स कर पाएं। डायरेक्टली फार्मासिस्ट को अलाउड नहीं होता है कि वो किसी भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर पाए, यानी वो एक्चुअल में क्लिनिकल ट्रायल्स कर पाए। हाँ वो रेगुलेशन में या वो किसी तरह की टीम में शामिल हो सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं रेगुलेटरी प्रोसेस में क्लिनिकल ट्रायल्स के, बट वो डायरेक्टली किसी तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करते हैं, टीम में शामिल हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए। अगर देखिए हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी ड्रग मार्केट में आती है उससे पहले उसकी रिसर्च की जाती है, जैसे कि हम सबको पता है। तो देखिए लेबोरेटरी रिसर्च की जाती है और उसको पता लगाया जाता है कि वो ड्रग कितनी यूजफुल है अगर उसको एक्चुअल में मार्केट में लाया जाए तो। फिर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिसमें 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स पे टेस्ट की जाती है ड्रग। फेज 2 में इसका नंबर बढ़ा दिया जाता है, 20 से 50 पार्टिसिपेंट पे टेस्ट की जाती है ड्रग्स को। देन फेज 3 में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट और बढ़ा दिए, और फाइनली फेज 4 आते हैं जहां पर काफी बड़ी मात्रा में इस तरह की ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाता है कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं। तो ये सारी प्रोसेस हमने आपको बताई क्लिनिकल ट्रायल्स की, और ये हमने आपको बताया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनमें से आपको एग्जाम्पल बताना है शेड्यूल सेकंड कंट्रोल सब्सटेंस वाली ड्रग का। अभी हमने आपसे अपनी फर्स्ट स्लाइड पे भी मॉर्फिन के बारे में डिस्कस किया था। इस स्लाइड पे हम आपको सारी ही ड्रग्स बताएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में आती हैं। आंसर है देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑक्सीकोडोन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखेंगे ये पूरा ही चार्ट जहाँ पर अलग अलग शेड्यूल्स आपको दिखाए गए हैं और इन अलग अलग शेड्यूल्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उनके भी एग्जाम्पल दिखाए हैं बच्चों। तो देखिए शेड्यूल 1 कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है, ये ऐसी ड्रग होती है जिनमें वेरी हाई पोटेंशियल होता है एब्यूज का। इनको किसी भी तरह से मेडिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता है सारी ही ड्रग्स को। जैसे एग्जांपल में आप हेरोइन देख रहे हैं, एलएसडी, मारिजुआना, तो कोई भी मेडिकल यूज नहीं होता है इनका, जैसे कि आप सबको पता है। बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी उठाते हैं लोग इन तरह की ड्रग्स का। शेड्यूल सेकंड में जो हमारी ड्रग है मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन हमारे एग्जाम्पल में भी है ये, इनमें भी होता है हाई पोटेंशियल एब्यूज का, बट इसको मेडिकल यूज के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है किन केस में बहुत ही अगर सीवियर पेन की कंडीशन में है कोई भी पेशेंट और वो पेन कोई भी दूसरी जो पेन किलर है उससे ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उन केस में इस तरह की शेड्यूल सेकंड ड्रग डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। नाउ शेड्यूल थर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें लेस एब्यूजिव होती है। अगर शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल फर्स्ट के कंपैरिजन में हम देखें तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है मेडिकल इस्तेमाल के लिए, जैसे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोकोडोन होते हैं, इनको। अगर हम शेड्यूल फोर्थ की बात करें तो ये और कम हार्मफुल होते हैं अगर हम बाकी तीनों शेड्यूल्स की बात करें, और इनको भी मेडिकली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे वेलियम, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और भी बाकी ड्रग जैसे जेंजैक्स। अगर हम शेड्यूल फिफ्थ की बात करें तो इनको बहुत सारी जो कफ मेडिकेशंस होती हैं उनमें इन तरह की ड्रग जो होती हैं, जैसे कोडीन जिनमें होता है, आपने देखा होगा, तो इन तरह के ड्रग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इस पे इतना ज़्यादा रेगुलेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ थोड़ी मात्रा में इस पे रेगुलेशन लगाई जाती है। तो ये हमने बात की बच्चों डिफरेंट शेड्यूल्स की, और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और कितने एब्यूसिव हैं वो, कितना ज़्यादा उनको एक्सेप्ट किया जाता है मेडिकली, वो हमने बात की। मैं आपसे पूछना, देखिए रिकमेंडेड रेंज, टेम्परेचर रेंज क्या है वैक्सीन की, मतलब किस टेम्परेचर पे इसको वैक्सीन को फ्रिज में रखा जा सकता है। तो देखिए अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। कभी कभी आपको डिग्री सेल्सियस की बजाय डिग्री फ़ारेनहाइट में भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उन पे भी आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखनी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। देखिए अगर इनको वैक्सीन की टेम्परेचर में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वैक्सीन के खराब होने के चांस होते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वैक्सीन के, और जिस भी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना है, जैसे इंसुलिन वैक्सीन भी होती हैं, उनको भी इसी टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे और किसी भी तरह से वैक्सीन खराब ना हो जाए। मैं आपसे पूछना, देखिए इनमें से कितना मैक्सिमम अमाउंट सेल किया जा सकता है स्यूडो एपिनेफ्रिन का पर डे इंडिविजुअल्स को। तो एक तरह अगर इंग्लिश में बताएं तो देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्यूडो एपिनेफ्रिन दैट कैन बी सोल्ड टू एन इंडिविजुअल पर डे। यहाँ पर डे आपको मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2.5 ग्राम्स। तो जैसे देखिए ये जो स्यूडो एपिनेफ्रिन है ये किस में आती है, शेड्यूल 5th कैटेगरी की ड्रग है, कंट्रोल सब्सटेंस में आती है, और क्योंकि ये कंट्रोल सब्सटेंस में आती है इसीलिए इसका पोटेंशियल एब्यूज यानी गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है किसी तरह की मेडिकेशंस बनाने में, किसी तरह से गलत तरीके से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने में। तो दैट इज वाई 2.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा किसी को भी सेल नहीं करे जाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी FDA का प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों, ये पूछा जा रहा है आपसे। टू प्रोवाइड मेडिकल एडवाइस टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, उनको क्या मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं क्या FDA, ये न्यू मेडिकेशंस को अप्रूव करने का काम होता है क्या इनका, या लास्ट पूछ रहे हैं रेगुलेट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फूड एंड
ड्रग्स। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, रेगुलेट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फूड एंड ड्रग। ये काम होता है इनका। ये देखिए किसी भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, इनका बस सोल पर्पस ये होता है कि जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक हैं, जिनको भी ड्रग्स जाएं, किसी भी तरह की ड्रग जाए या किसी भी तरह के फूड आइटम्स जाएं, वो सारी ही ड्रग्स और फूड आइटम बिल्कुल ही सेफ हों यूज़ करने के लिए, यानी इस्तेमाल करने के लिए। फूड, ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन करके रखने का काम होता है किसका? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके इन तरह के सब्सक्रिप्शन से, आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम, और इसी तरह से बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। कोई भी सवाल है अगर आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।